बीकॉम पार्ट सेकंड कक्षा के लिए आज जो टॉपिक का विषय है वो है कंपनी का अर्थ, परिभाषाएं एवं उसकी विशेषताएं। चूँकि व्यवसाय सामाजिक या आर्थिक क्षेत्रों उसके विभिन्न प्रारूप होते हैं। एकल व्यवसाय, साझेदारी व्यवसाय एवं कंपनी व्यवसाय। जहाँ एकल और साझेदारी व्यवसाय की कुछ सीमाएं होती हैं, उन्हीं सीमाओं को या लिमिटेशंस को कंपनी व्यवसाय या कॉरपोरेट व्यवसाय के द्वारा काफ़ी हद तक कमी की जा सकती है। सामान्य भाषा में कंपनी शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कम प्लस पैनिस। कम मीन्स साथ साथ आना या टुगेदर आना, पैनिस मीन्स ब्रेड या रोटी खाना। प्राचीन समय में रोम के लोग इकट्ठा होकर खाना खाने के लिए एक साथ बैठते थे, तो कहा जाता है था कि वे लोग एक दूसरे को कंपनी देते थे। कंपनी औपचारिक व अनौपचारिक रूप से संगठित व्यक्तियों का वह समूह है जो अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करता है। कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर कंपनी प्रारूप या कंपनी फॉर्म की स्थापना की जाती है और उन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कंपनी अपना व्यवसाय या सेवाएं शुरू करती है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सबसेक्शन 20 के अनुसार कंपनी वह है जो इस अधिनियम या पूर्व में किसी प्रचलित अधिनियम या विधान के तहत निर्मित है, कंपनी कहा जाता है। देखा जाए तो भारतीय जो कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन जो परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा से यह मतलब यह क्लियर करना बड़ा मुश्किल है कि कंपनी की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, कंपनी की सार्थक परिभाषा क्या होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ शिक्षाविदों की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहली भाषा है हेने। हेने ने कहा है कि कंपनी शासी विधान द्वारा निर्मित ऐसे कृत्रिम व्यक्ति से है जिसका पृथक अस्तित्व तथा अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है, जिसकी एक सार्वमुद्रा होती है। कंपनी is an artificial person created by law which having a separate entity with a perpetual succession and a common seal। यदि परिभाषा का थोड़ा सा वर्णन करें तो देखा जाता है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक आर्टिफिशियल पर्सन, नॉट ए रियल पर्सन बट एन आर्टिफिशियल पर्सन विच हैविंग ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। यानी कंपनी और उसमें जो शेयर होल्डर्स हैं उनका एक सेपरेट एंटिटी या पृथक अस्तित्व होता है, तथा कंपनी की एक कॉमन सील होती है, सार मुद्रा होती है या एक सील होती है, जिसके ब्याह पर कंपनी अपना व्यवसाय शुरू करती है। और उस सील का एम्बोज या सील की जो लीगलिटी है उससे पता लगता है कि कंपनी यदि किसी तृतीय पक्षकार के साथ अनुबंध करती है तो उन अनुबंधों को वैधानिक रूप में तभी स्थापित माना जाएगा तब उन डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेजों पर या अनुबंधों पर कॉमन सील एफिक्स या कॉमन सील लगा दी गई हो। नेक्स्ट परिभाषा है अकॉर्डिंग टू जस्टिस जेम्स, ए कंपनी पर्सन यूनाइटेड फॉर ए कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। यानी बात करें कंपनी जेम्स के अनुसार कंपनी संगठित रूप से इकट्ठा हुए लोगों का एक संघ या समूह है जो कुछ उद्देश्यों को लेकर
इकट्ठा हुए हैं या कुछ उद्देश्यों को लेकर कंपनी प्रारूप बनाते हैं। यानी लोगों का समूह, उनके विशिष्ट उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कंपनी प्रारूप की स्थापना की जाती है। लिटरली मीनिंग ऑफ द वर्ड कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट। यदि संक्षिप्त या एक सारगर्भित बात करें तो कंपनी व्यक्तियों का वह एसोसिएशन या संघ है जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए बनता है। तो उक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि कंपनी स्वैच्छिक रूप से इकट्ठे हुए लोगों का समूह या संघ है जिसको निर्माण किसी व्यवसाय को चलाने अथवा किसी व्यवसाय के चलाने के फलस्वरूप लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर होती है तथा जिसकी पूंजी छोटे छोटे अंशों में बटी होती है तथा जिसकी लायबिलिटीज़ सीमित लायबिलिटी होती है तथा जिसके पास हस्तांतरणीय या ट्रांसफरेबल अंश होते हैं तथा कंपनी का जो अस्तित्व है वो स्थायी अस्तित्व या परपेचुअल सक्सेशन होता है। परिभाषाओं की कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए यदि कंपनी की विशेषताओं की बात की जाती है तो कुछ एक विशेषताएं जो खास विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं या उनका वर्णन करने जा रहे हैं। नंबर 1, इसकी जो इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं, समामिलित संस्था या इनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूट और बॉडी इनकॉर्पोरेटेड या कॉर्पोरेटेड या कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। समामिलित मीन्स कंपनी फॉर्म में कंपनी तभी समामिलित मानी जाती है जब आरओसी के यहाँ उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण कर दिया गया है और रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के फलस्वरूप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी या कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय ने कंपनी के समामेलन का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। खाली राम एंड कंपनी लिमिटेड या श्याम एंड कंपनी लिमिटेड लिखने से या राम एंड कंपनी लिखने से कंपनी की सिग्निफिकेंसी या सार्थकता सिद्ध नहीं कर सकते। कंपनी की सार्थकता या सिग्निफिकेंसी तभी होती है जब कंपनी ने अपने समामेलन का प्रमाण पत्र आरओसी के यहाँ से रिसीव कर लिया है या प्राप्त कर लिया है। इसी तरीके से कंपनी की विशेषताओं में प्रथम जो इम्पोर्टेंट है, कंपनी एक समामिलित संस्था होती है या इनकॉर्पोरेट कंपनी होती है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषताएं, विधान के अधीन निर्मित कृत्रिम व्यक्ति, एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी विधान के अंतर्गत कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी एग्जिस्टेंसी या जिसका वजूद कंपनी लॉ के तहत दिखाई देता है। अतः हम कह सकते हैं कि कंपनी एक वास्तविक व्यक्ति नहीं होकर या रियल पर्सन नहीं होकर एक कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसकी एग्जिस्टेंसी कानून की दृष्टि से होती है। कंपनी किसी थर्ड पार्टी पर या तृतीय पक्षकार पर रियल पर्सन की तरह बात प्रस्तुत कर सकती है तथा तृतीय पक्षकार द्वारा रियल पर्सन की तरह ही कंपनी पर वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होने के नाते या कंपनी की जो एक विशेषता है वो कृत्रिम व्यक्ति के होने के नाते कंपनी स्वयं कुछ नहीं करती बल्कि उसके संचालन का दायित्व उसके संचालक मंडल व की मैनेजमेंट पर्सनल पर होता है जो कंपनी के इम्पोर्टेंट मुद्दों को या पॉलिसियों को लागू करने का कार्य और उनकी मॉनिटरिंग का काम करते हैं। नंबर 3, विशेषताओं में इम्पोर्टेंट जो है वो है पृथक वैधानिक अस्तित्व, सेपरेट लीगल एंटिटी, या कह सकते हैं कि कंपनी का और इसके सदस्यों का
पृथक अस्तित्व होता है, यानी कंपनी की प्रॉपर्टी और सदस्यों की प्रॉपर्टी या सदस्यों का वजूद वो दोनों अलग अलग चीज़ है। यानी कंपनी के जो दायित्व है वो कंपनी के दायित्व माने जाते हैं, या कंपनी की जो पूंजी है वो कंपनी की पूंजी मानी जाती है, या सदस्यों की जो लाइबिलिटी, व्यक्तिगत लाइबिलिटीज है या उनकी व्यक्तिगत पूंजी है वो उनकी सेपरेट मानी जाती है, जिससे रिजल्टेड कंपनी के सदस्यों के दायित्व व उनकी पूंजी को कंपनी के दायित्व व पूंजी से नहीं मिलाया जा सकता। दोनों अलग अलग छोर हैं, या उनके बीच एक दीवार होती है जो कंपनी और उसके सदस्यों को अलग करती है। नंबर फोर्थ है व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित संघ। इसकी फोर्थ विशेषताओं में है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन या सम्मेलन व्यक्ति कर सकता है या व्यक्तियों का समूह के द्वारा किया जा सकता है, या कोई फर्म चाहे या एक दो फर्म मिलकर कंपनी प्रारूप में सम्मेलन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि कंपनी का निर्माण फर्म अथवा फर्मों के समूह या व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जा सकता है। नंबर 5 है अभिदाता, जिन्हें हम सब्सक्राइबर कहते हैं। सब्सक्राइबर या अभिदाता वो प्रथम सदस्य होते हैं जो कंपनी के प्रमोशन या प्रवर्तन के पश्चात कंपनी के इम्पोर्टेंट कार्यों को करते हैं, या कंपनी को रजिस्ट्रेशन का या कार्य या उसके डॉक्यूमेंट्स निर्माण का कार्य या उसका रजिस्ट्रेशन हैं। एक तरीके से प्रथम सदस्य या अंशधारी होते हैं जो कंपनी के पार्षद सीमा नियम, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चार्टर है, कंपनी का विधान है, जिसका उल्लेख या जिसका वर्णन हम आगामी वीडियोज़ में करेंगे, इम्पॉर्टेंट है। उसके बिना या कंपनी का जो चार्टर है जिसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, उसके बिना कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जाना संभव नहीं होता है। अतः यदि कंपनी का रजिस्ट्रेशन हमें कराना है तो अभिदाताओं की हैसियत से हमें सर्वप्रथम सीमा नियम या MOA साइन करते हुए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के यहाँ प्रस्तुत करना होता है। अब सवाल ये है कि किस प्रकार की कंपनियों को रजिस्टर करते समय पार्षद सीमा नियम पर कितने सदस्यों के साइन या हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। नंबर 1, यदि कंपनी OPC के रूप में रजिस्टर्ड होने कराना चाहती है या 1 पर्सन के रूप में अपनाती है, तो उस स्थिति में यदि एकल व्यक्ति कंपनी के रूप में कंपनी रजिस्टर्ड कराना चाहती है तो उस स्थिति में एक अभिदाता की आवश्यकता होती है। एक अभिदाता कंपनी को रजिस्टर करते समय OPC के रूप में एक नॉमिनी नामांकित व्यक्ति का घोषणा पत्र देता है, ताकि उसकी मृत्यु के पश्चात उस कंपनी के राइट्स या उस कंपनी का अधिकार उस नॉमिनी पर्सन या नामित व्यक्ति के पास सुरक्षित रह सके। नेक्स्ट, यदि कंपनी प्राइवेट कंपनी के रूप में सम्मिलित अपने आप को कराना है या उसका इनकॉर्पोरेशन कराना है, तो उस स्थिति में कंपनी के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 2 होती है। वो सदस्य अभिदाता के रूप में या सब्सक्राइबर के रूप में MOA पर या पार्षद सीमा नियम पर साइन करते हैं या हस्ताक्षर करते हैं। नंबर 3, इसमें यदि कंपनी सार्वजनिक कंपनी के रूप में अपना सम्मेलन प्रमाण पत्र जारी कराना चाहती है, तो उस स्थिति में कुल 7 अभिदाता होते हैं जो पार्षद सीमा नियम को हस्ताक्षर कर सम्मेलन के लिए प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट, जो कंपनी की अहम विशेषताओं में है
वो सदस्यों की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या, नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम मेंबर्स और मैक्सिमम मेंबर्स। ओपीसी में न्यूनतम और अधिकतम संख्या 1 है। इसके अलावा जो यदि कंपनी निजी कंपनी है तो उसमें न्यूनतम सदस्य संख्या 2 होना ज़रूरी है, और यदि कंपनी प्राइवेट निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 2 और अधिकतम संख्या 200 तक है, जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बढ़ाई गई है। यदि कंपनी सार्वजनिक कंपनी है के रूप में रजिस्टर्ड है तो उस कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 और अधिकतम संख्या सदस्यों की उस पर कोई प्रतिबंध या उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। नेक्स्ट है इसकी विशेषताओं में, जिसे हम पृथक वैधानिक अस्तित्व, सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी सदस्य और इसके जो कंपनी है वो एक तरीके से दोनों एंटिटी अलग अलग हैं, सेपरेट हैं, यानी कि कंपनी का इसके सदस्यों से एग्जिस्टेंस अलग होता है। 8 इसकी विशेषता है अविच्छिन्न उत्तराधिकारी, या बात करें स्थायी अस्तित्व, या जिसे हम कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि कंपनी का अस्तित्व स्थायी अस्तित्व होता है, यानी उनके समस्त सदस्य यदि किसी कैजुअल्टी या किसी कारण से मारे जाते हैं तो उस स्थिति में कंपनी को ख़त्म नहीं किया जा सकता, या संपूर्ण सदस्यों के चले जाने या मरने के बाद में कंपनी को बंद नहीं किया, ख़त्म नहीं किया जा सकता। यानी ग्रोवर ने कहा था कि एक कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही थी, उसी समय पर परमाणु बम द्वारा उसके सारे संचालक मारे गए, लेकिन कंपनी उस समय भी जिंदा थी। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि कंपनी के जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो कानून की दृष्टि से सनातन है, सदैव बनी रहती है, जब तक कि उसका विधिवत रूप से या कानूनी प्रोविजंस के हिसाब से या कंपनी विधान के प्रावधान के अनुसार उसका विधिवत रूप से समापन नहीं कर दिया जाता, तब तक कंपनी का अस्तित्व स्थायी माना जाता है। नंबर 9, उसमें जो इम्पोर्टेंट नेचर है वो कंपनी की कॉमन सील, जिसे हम सार्वमुद्रा कहते हैं, यानी कंपनी तृतीय पक्षकार के साथ में अनुबंध करते समय जिन दस्तावेजों पर विधिवत रूप से सील या सार्वमुद्रा का प्रयोग करती है, वो दस्तावेज एक तरीके से कंपनी व तृतीय पक्षकार के लिए लीगल बन जाते हैं, और इन दस्तावेजों पर सार्वमुद्रा या सील लगने के पश्चात 2 संचालकों, डायरेक्टर्स के, अथवा किसी एक संचालक या किसी एक कंपनी सेक्रेटरी के हस्ताक्षर अति आवश्यक होते हैं।